Hello everyone, welcome you all to your motivation classes. Hope you all are fine. Stay healthy. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले क्लास में मैं बताई थी, आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. What are सेल ऑर्गेनेल्स? ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. ये लिविंग स्ट्रक्चर्स है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं. मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेनस कवरिंग, ये सेल ऑर्गेनेली तीन तरह के होते हैं. एक है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब जो सेल ऑर्गेनेली दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है उसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेली हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. और कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन लेस है, मतलब ये सेल ऑर्गेनेलीज कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है. एग्जाम्पल राइबोसोम. तो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में जानते हैं. दे आर रॉड शेप सेल ऑर्गेनेलीज commonly known as the powerhouse of the cell. पावर हाउस क्या लगता है? पावर हाउस का मतलब क्या है? पावर हाउस का मतलब है जो पावर सप्लाई करता है. यहाँ पे पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है एनर्जी. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सेल के फंक्शंस को प्रॉपरली चला सके या फिर कैरी ऑन कर सके. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या प्रोसेस कंटिन्यू होता है जिससे वो एनर्जी सप्लाई कर पाए? माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है. दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड विल बी डाइजेस्टेड एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. ATP मॉलिक्यूल्स मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये इस ATP मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल का. तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोला जाता है. और जो एनर्जी आता है माइटोकॉन्ड्रिया से वो इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स में आता है. तो इसीलिए ATP मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी बोला जाता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, मतलब ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. यहाँ पे जो डायग्राम है आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए. देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. इसके सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर चुके हैं. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं क्रिस्टी. और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ रैकेट शेप स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं. देखिए रैकेट मतलब टेनिस रैकेट जिससे हम लोग टेनिस खेलते हैं, उस तरह की कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है. इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑक्सीजोम या फिर F1 पार्टिकल्स. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस एक तरह की फ्लूइड से भरा हुआ रहता है. इस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स इन इनर चेम्बर और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स.
इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ सब्सटेंस बोलिए या फिर कुछ मटेरियल बोलिए तैरता हुआ नजर आते हैं, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स और कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स. Due to presence of ribosome and DNA, mitochondria is known as semi-autonomous organelle. Semi-autonomous मतलब semi means half और autonomous किसे बोला जाता है? जो अपने आप को तैयार कर पाए या फिर फॉर्म्ड कर पाए. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया तो बना लेता है लेकिन सेल नहीं बना पाता, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं. और सेल में एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलेंगे, वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो अपने आप को तो बना पाता है और साइड बाय साइड सेल को भी बना लेता है. तो इसीलिए न्यूक्लियस है ऑटोनोमस ऑर्गेनेली और माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए मटेरियल. अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं. इट टेक्स पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिविटीज ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसीलिए वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं और वही एनर्जी सेल के एक्टिविटीज में काम आते हैं, यूज होते हैं. नेक्स्ट, mitochondria provide intermediates for synthesis of various chemicals. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू सेल का कुछ वेरियस केमिकल्स मतलब कुछ डिफरेंट केमिकल्स का मैन्युफैक्चर होता है या फिर प्रोडक्शन होते हैं, जैसे फैटी एसिड, स्टेरॉइड, अमीनो एसिड्स एंड क्लोरोफिल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहते हैं. प्लास्टिड का खुद का डीएनए और राइबोसोम है, मतलब प्लास्टिड डीएनए और राइबोसोम कंटेन करते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ये राइबोसोम मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? राइबोसोम्स का मैन्युफैक्चर होता है न्यूक्लियोलास में, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. प्लास्टिड अपने आप को रिप्लिकेट कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स और डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए प्लास्टिड खुद का स्ट्रक्चर को रिप्लिकेट कर पाता है और बहुत सारा प्लास्टिड बना पाता है. प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है. क्यों? क्योंकि प्लास्टिड भी सिर्फ खुद का स्ट्रक्चर ही रिप्लिकेट कर पाता है, वो सेल का स्ट्रक्चर बना नहीं पाता. जनरली प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरिंग पिगमेंट कंटेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स. एक्सेप्ट ग्रीन कलर मीन्स ग्रीन कलर को छोड़ के ये सारा पिगमेंट कंटेन करता है. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करना. रेड, एप्पल का रेड, ऑरेंज का ऑरेंज, बनाना का येलो, और डिफरेंट फ्लावर्स को तो डिफरेंट कलर होता ही है, तो वो कलर प्रोवाइड करता है ये क्रोमोप्लास्ट. अब है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है
जो सिर्फ ग्रीन पिगमेंट को ही कंटेन करता है और उस ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस क्लोरोफिल इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसे बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये फोटोसिंथेसिस क्या है? ये फोटोसिंथेसिस है एक बायोकेमिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कोई भी कलर कंटेन नहीं करता, मीन्स दिस आर कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड। इस प्लास्टिड का सिर्फ एक ही काम है, वो कुछ चीज स्टोर करके रखता है। एज अ स्टोरेज प्लेस वो काम करता है। जैसे अगर वो स्टार्च स्टोर करे तो उसे बोला जाएगा एमाइलोप्लास्ट, अगर प्रोटीन को स्टोर करके रखे तो उसे बोला जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, अगर ऑयल को स्टोर करे तो उसे बोला जाएगा एलाइयोप्लास्ट। तो ये रहा 3 तरह के प्लास्टिड और उसका फंक्शंस। अगर हम लोग जनरली प्लास्टिड का फंक्शंस पूछे तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्लास्टिड प्रोवाइड color to the fruits and flowers, it helps in photosynthesis and it acts as a storage place for plant. When it store starch, it known as amyloplast. When it store proteins, it is called aleuroplast, and when it stores oil, it is called aleuoplast. अब हम लोग एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल्स जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट एक तरह की प्लास्टिड है जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, तो हम लोग पहले डायग्राम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसके नोट्स पे जाएंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। एकदम बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो है आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के नीचे जो मेम्ब्रेन है, मतलब अंदर की तरफ, वो है इनर मेम्ब्रेन। तो इस दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ एनवेलप भी बोला जाता है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इस मेम्ब्रेन के अंदर है 2 पार्ट्स। जो लिक्विड पार्ट्स है उसे बोलेंगे मैट्रिक्स, जो कि कलरलेस है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग स्ट्रोमा भी बोलेंगे। अब देखिए इस लिक्विड पार्ट के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स तैरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर को ले ले तो ये स्ट्रक्चर किस तरह के तो वो स्ट्रक्चर किस तरह के दिख रहा है? वो स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ, सपोज अगर हम लोग ब्रेड ले ले सैंडविच बनाने के लिए, तो एक ब्रेड दूसरे ब्रेड के ऊपर अगर हम लोग रखें, मतलब कुछ 6-7 ब्रेड अगर एक के ऊपर दूसरा रखें, तो जो स्ट्रक्चर आएगा कुछ उस तरह से दिख रहा है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रानम। और एक सिंगल ब्रेड को अगर हम लोग ले ले, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग अगर ले ले एक लेयर को, तो एक लेयर को बोला जाएगा थाइलाकॉइड्स। अब ये जो ग्रानम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारा ग्रानम यहाँ पे तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये सारा ग्रानम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक वायर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली, और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है ग्राना, जो कि एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट्स है। एक है लिक्विड पार्ट जो कलरलेस है, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा, और एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसे हम बोलेंगे ग्राना। और अगर हम लोग इस ग्राना में देखेंगे क्या है, तो ग्राना में बहुत सारा ग्रानम है जो कि थाइलाकॉइड से बना हुआ है, और ये थाइलाकॉइड क्लोरोफिल कंटेन करता है।
क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो लिक्विड कलरलेस पार्ट है, ये पार्ट क्या क्या कंटेन करता है? ये इस पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये अब देखते हैं कि नोट्स पे क्या लिखा हुआ है। दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्लास्टिड है और जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये डबल मेम्ब्रेन्ड प्लास्टिड है, मतलब दो मेम्ब्रेनों से ये घिरा हुआ है। और क्या, इसका जो इनर साइड है वो दो हिस्सों में बांटा है। एक है कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्राउंड में, इस मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड को बोला जाता है स्ट्रोमा। और मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसे बोला जाता है ग्राना। मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब इस मैट्रिक्स के ऊपर जो सिस्टम, जो ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब देख रहे हैं जो आपस में एक तार लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को पूरा एक साथ बोला जाता है मेम्ब्रेनस सिस्टम या फिर ग्राना। अब ईच ग्रानम मतलब अगर हम लोग पर्टिकुलर एक ग्राना को, एक स्ट्रक्चर को देख ले तो इसे बोला जाता है ईच ग्रानम। इसे ग्रानम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर को। कंसिस्ट मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स। ये जो एक सिंगल लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को एक एक सैक्स को बोला जाता है थाइलाकॉइड्स। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रानम। और इसके अंदर जो सिंगल लेयर्स है इसे बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, जो कि क्लोरोफिल से भरा हुआ है। और ये जो ग्रानम, आप सिंगल ग्रानम देख रहे हैं, ये सारे ग्रानम को अगर एक साथ हम लोग जोड़ दे तो उसे बोलते हैं ग्राना। और ये जो स्ट्रोमा है मतलब ग्राउंड मैट्रिक्स है, इस स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सेल का स्केलेटन कह सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन बीइंग का बॉडी स्ट्रक्चर स्केलेटन से बना हुआ है, उसी तरह एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बना हुआ है। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट है। अगर ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये अगर न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो इस बीच ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये प्रेजेंट रहते हैं सारे सेल में एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स और मैमेलियन आरबीसी। ये दो सेलों में प्रेजेंट नहीं रहता, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं रहता है और मैमेलियन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके अलावा सारे सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट रहते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इसे हम लोग डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेली भी बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके इस सेल ऑर्गेनेली को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? देखिए, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मतलब जिस स्ट्रक्चर के आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये है राइबोसोम्स, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बोलेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अपर सरफेस या फिर एनवेलप में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इस सेल ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या होगा? ये सेल ऑर्गेनेली इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ईआर, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये ईआर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड रहता है। तो अगर न्यूक्लियस से कोई भी सब्सटेंस चाहे तो ये डायरेक्ट ईआर के थ्रू बाहर निकल के आ सकता है, सेल के बाहर। तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। और इंट्रासेलुलर क्यों? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर अगर कोई ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। तो ये जो ऑर्गेनेली है, ये ईआर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये ईआर क्या करता है? सपोर्ट देता है एज अ स्केलेटल सपोर्ट साइटोप्लाज्म को, ताकि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये दो तरह के ईआर दो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करते हैं। जो रफ ईआर है वो राइबोसोम्स कंटेन करता है, दैट मीन्स दैट ईआर हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जो स्मूथ ईआर है, वो स्मूथ ईआर राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता, तो वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सेल का स्केलेटन माना जाता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाज्म में एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट रहता है सारे सेल में एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी और प्रोकैरियोट्स। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है और ये एक्सटेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। इसका फंक्शन क्या है? ये इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, मतलब विद इन द सेल, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। और इंटरसेलुलर मतलब दो सेलों के बीच, मतलब ये न्यूक्लियस से या फिर साइटोप्लाज्म से कोई भी सब्सटेंस को सेल के बाहर ले जा सकता है। तो इसीलिए ये इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दो तरह के ट्रांसपोर्ट ही कर सकते हैं। और क्या, जो रफ ईआर है वो राइबोसोम कंटेन करता है, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो स्मूथ ईआर है वो राइबोसोम कंटेन नहीं करता, इसीलिए वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गोल्गी एपैरेटस के बारे में जानेंगे। गोल्गी एपैरेटस भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। तो मैमेलियन आरबीसी में गोल्गी एपैरेटस भी एब्सेंट है और क्या एब्सेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एब्सेंट है। तो ये जो गोल्गी एपैरेटस है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में ही पाया जाता है। ये जब एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है तो इसे बोला जाता है गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपैरेटस, लेकिन जब ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं एज अ सेपरेट यूनिट तब इसे बोला जाता है डिक्टियोजोम। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्टर्नी, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। इस सिस्टर्नी के एक तरफ रहता है वेसिकल्स और दूसरी तरफ रहता है टिब्यूल्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि गोल्गी एपैरेटस 3 पार्ट से बना हुआ है। एक मेम्ब्रेनस सैक जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं, एक है वेसिकल्स और दूसरा है टिब्यूल। ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस के पास ही देखा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीन्स ये जो गोल्गी एपैरेटस है, ये गोल्गी एपैरेटस सेल रिपेयरमेंट में हेल्प करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड सेल वॉल। ये और दो चीज फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एक है लाइसोसोम और दूसरा है सेल वॉल। ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस which are to be secreted or are packed in vesicles by Golgi apparatus for passage to the outside। मतलब ये जो गोल्गी apparatus का वेसिकल्स है ये खाली स्पेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सीक्रेटेड जो प्रोडक्ट है सेल का वो वहां पे स्टोर होता है और ये हेल्प करता है सेल से बाहर जाने में। यानी सीक्रेटेड सब्सटेंसेस जो वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं वो इसके थ्रू सेल के बाहर भी जा सकते हैं। तो ये गोल्गी अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट रहता है, इसका ऑकरेंस क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। ये एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों सेल में पाया जाता है। जब ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है तब इसे गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी बोला जाता है। जब ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं एज अ सेपरेट यूनिट्स तब इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। इस गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स देखा जाता है, एक है सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस के पास ही सिचुएटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लाइसोसोम्स। दे आर स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसका शेप क्या है? स्फेरिकल। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। ये क्या करता है? ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है जिससे क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर विद इन द सेल जितना भी फूड डाइजेस्ट होता है वो डाइजेशन इस लाइसोसोम के थ्रू ही होता है, क्योंकि इस लाइसोसोम से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो वो सेलुलर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए इस सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। तो व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल? क्योंकि बिकॉज लाइसोसोम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द सेलुलर फूड या फिर फूड विद इन द सेल बाय सिक्रेटिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करके डाइजेशन में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग्स बोला जाता है। ओल्ड ऑर्गेनेलीज, germs, food, etc. entered the lysosomes for disposal by digestion. सेल के अंदर जितना भी ओल्ड ऑर्गेनेलीज है, जर्म्स है, फूड, सब क्या होता है, सब लाइसोसोम्स के अंदर चला जाता है फॉर द डाइजेशन। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। In damaged cells, lysosome burst to release enzymes for digestion of cellular components. तो डैमेज सेल के अंदर क्या होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तब लाइसोसोम जो है वो फट जाता है और अपना अंदर का जितना भी एंजाइम्स है वो बाहर निकाल देता है सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में। सेलुलर कंपोनेंट्स मीन्स जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज है, जो अदर एंजाइम्स है या फिर और कोई स्ट्रक्चर है जो सेल में प्रेजेंट है, वो सारे स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करने में अपना एंजाइम्स यूज कर देता है। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू किल एंड डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। उसका जो ये क्षमता है सेल के
डैमेज सेल के अंदर का स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, इस एबिलिटी के कारण उसे सुसाइड बैग्स बोला जाता है। तो ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को दो और नामों से हम लोग जानेंगे। एक है डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल और दूसरा है सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। तो इसे डाइजेस्टिव बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। और इसे सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सेल का फंक्शंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डैमेज सेल्स है, उस डैमेज सेल में लाइसोसोम जो है वो खुद को बास्ट करके अपने अंदर जो एंजाइम्स है वो सारा रिलीज कर देता है, ताकि वो डैमेज सेल का अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर को फुल्ली डाइजेस्ट कर पाए और उस सेल को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर पाए। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड protection to the body by destroying the foreign particles. Means बाहर से अगर कोई भी पार्टिकल्स सेल के अंदर आ जाए तो उस पार्टिकल्स को फुल्ली डिस्ट्रॉय करके या फिर फुल्ली मार के क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है और उस एंजाइम के थ्रू वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव डेड एंड ओल्ड सेलुलर ऑर्गेनेलीज। मतलब ये क्या करता है? लाइसोसोम डेड सेल्स के अंदर जो डेड ऑर्गेनेलीज है या फिर नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेलीज है, उस ऑर्गेनेलीज को फुल्ली डिस्ट्रॉय करके उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो एक बार हम लोग फिर से लाइसोसोम के बारे में डिटेल जान लेते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है जो इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। और क्या? और लाइसोसोम एज अ सुसाइड बैग भी काम करता है। मीन्स सेल के अंदर जितना भी नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स है या फिर डेड सेल्स है, उसके अंदर लाइसोसोम बास्ट होके एंजाइम्स के थ्रू पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो इसके कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। और क्या करता है लाइसोसोम? लाइसोसोम प्रोटेक्शन भी देते हैं, मतलब सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स। व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स कुछ खाली प्लेस है सेल के अंदर जो फ्लूइड से भरा हुआ है या फिर कुछ सॉलिड सब्सटेंस से भरा हुआ रहता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। जो फ्लूइड वैक्यूल्स है, मतलब जो वैक्यूल्स फ्लूइड से फिलअप किया हुआ है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे सेल सैप। तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एक खाली प्लेस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये प्लेस एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, और जिस फ्लूइड से ये फिल रहता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे सेल सैप। वैक्यूल्स जनरली 3 टाइप्स होते हैं। एक है सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। व्हाट आर सैप वैक्यूल्स? सैप वैक्यूल्स का मतलब क्या है? इट स्टोर्स salt, sugar, amino acids, some proteins. It is fluid-filled vacuoles present in the plants and animals. It is also dump for waste products in the plants. तो सैप वैक्यूल इस तरह के वैक्यूल है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर,
अमाइनो एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये जो सैप वैक्यूल है ये देखा कहाँ जाता है या फिर पाया कहाँ जाता है? ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स है। इसका और एक काम है, ये क्या करता है? ये प्लांट सेल में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स। इट इज फाउंड इन एमीबा, द सैक्स कंटेनिंग ingested food particles fused with lysosomes to form the food vacuoles। ये फूड वैक्यूल्स बनता कैसे है? फूड वैक्यूल्स जनरली अमीबा में देखा जाता है। अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो फूड वैक्यूल बनता कैसे है? फूड वैक्यूल बनता है फूड पार्टिकल्स जब लाइसोसोम के साथ अटैच्ड हो जाता है तो फूड वैक्यूल्स बनता है। मतलब जब अमीबा अपना फूड एनगल्फ करता है तो वो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लाइसोसोम के साथ फ्यूज्ड होके ये फूड वैक्यूल्स बनाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का ऑकरेंस क्या है? कहाँ पाया जाता है? इट ऑकर्स इन सम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ये फ्रेश वाटर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द सेल एंड स्वेल अप, raise to the surface and pass to the release the contents। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है और क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है। ये सब वैक्यूल्स एक स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूल है जो क्या करता है? जो सेल से लिक्विड पार्ट कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? और यही वैक्यूल सरफेस तक जाके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच के बास्ट हो जाता है और अपने अंदर जो भी कंटेंट्स है उसे बाहर निकाल के फेंक देता है। तो एक सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स है एक खाली स्पेस जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो स्पेस फ्लूइड से भी भरा रह सकता है, सॉलिड सब्सटेंस से भी भरा रह सकता है। ये वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसे हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसको हम बोलेंगे सेल सैप। ये तीन तरह के हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो सैप वैक्यूल है वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं और इसका काम होता है सब्सटेंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को स्टोर करके रखना, और प्लांट सेल में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखते हैं। जो फूड वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल हेल्प करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे फॉर अमीबा एग्जाम्पल, अमीबा में क्या होता है? अमीबा में इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लाइसोसोम के साथ फ्यूज्ड होके फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। लास्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूल्स है जो क्या करता है? जो सेल से लिक्विड पार्ट को कलेक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक से वो बास्ट होके अपने अंदर सारे मटेरियल को सेल के बाहर थ्रो कर देता है। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ा वो आप लोग ध्यान से पढ़ें, उसके ऊपर नोट बनाइए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैं प्रिपेयर की हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू।